कैसे हो आप लोग सभी। आशा करता हूँ आप लोग सभी होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होंगी। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का पीडीएस पेपर। इससे पहले मैंने एक पेपर सोल्व कराया है और दूसरा पेपर ये मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आप 2-3 साल के पीडीएस पेपर को अच्छे से देख लेते हैं, सोल्व कर लेते हो, तो हो सकता है कि आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, बैंक में यूज किए जाते हैं, 80 रेशियो 20 रेशियो, 80:20 यानी कि आप 80% ना पढ़ो कि आपके 20% नंबर आए, आप 20% पढ़ो ताकि आपके 80% नंबर आए। ठीक है। इस रेशियो को हम लेके चलते हैं, इसी को मानते हैं कि हम यहाँ पर 20% आपको पढ़ाने वाले हैं ताकि आपके 80% नंबर आए। आपको 80% नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स कि आपके 20% नंबर आए। इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता है चीजें, कोई भी सब्जेक्ट उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, लोग स्टूडेंट को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अगर आप 20% पढ़ेंगे तो आपके 80% नंबर आने की संभावना है, तभी जब आप सही तरीके से उसे स्टडी करेंगे। आप 80% मत पढ़ो कि आपके 20% नंबर है। तो आगे स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी दिसंबर 2023 का पेपर है। आप देख सकते हो एग्रोनॉमी न्यू कोर्स है, AG 101 कोड है। आप अपने कोड को मैच कर सकते हो। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले है डिफाइन ऑफ द क्रॉप। फसल क्या है। फसल की परिभाषा बहुत लोग अलग अलग तरीके से देते हैं, पहले भी मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। द ग्रुप ऑफ प्लांट इज ए कॉल्ड फसल, द ग्रुप ऑफ प्लांट इज ए कॉल्ड क्रॉप। पौधे के समूह को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि किसी एक निश्चित भूभाग पर पौधों की एक निश्चित संख्या जो मनुष्य के उत्पादन के लिए उगाई जाती है उसे हम फसल कहते हैं, वो भी सही है। बट कल्टीवेट आप इसे भी कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ प्लांट्स। एक शॉर्ट डेफिनेशन है, 2 नंबर में पूछी गई थी, 2 नंबर है। उसके बाद है आपका डीएपी। डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा पूछी जाती है। तो इन्होंने क्या पूछा, डीएपी में फास्फोरस परसेंटेज कितना होता है। तो देख लेते हैं डीएपी में फास्फोरस कितना परसेंट होता है। ठीक है। तो डीएपी के अंदर पूछा गया था फास्फोरस, तो फास्फोरस की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट होती है, 18% होते हैं। फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, 40%, 46% होती है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले डीएपी में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, 18% होता है, लिखा हुआ है। डीएपी में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 18% होती है। फास्फोरस की मात्रा जो होती है 46% होती है। जो पोटास होता है वो 0 होता है, पोटास नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछ लेंगे यूरिया के अंदर कितने परसेंट नाइट्रोजन होते हैं, तो यूरिया के अंदर सभी स्टूडेंट को पता होगा 46% नाइट्रोजन होती है, 40% नाइट्रोजन होती है। ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर ऑफ आईसीआर, आईसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। पूसा पूसा भवन नई दिल्ली के अंदर है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है और पूसा भवन के अंदर है। ठीक है। इस बात ये भी क्वेश्चन आपको सोल्व हो गया। उसके बाद पूछा है कि राइट द वर्क ऑफ द एग्रोनोमिस्ट, एग्रोनोमिस्ट के 2 कार्य बताओ। ठीक है। यानी कि जो एग्रोनोमिस्ट होते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी को जो स्टडी करते हैं, कल्टीवेट स्टडी करते हैं क्रॉप को, उनके 2 वर्क बताना है। उसमें एग्रोनोमिस्ट में आप इसको इम्पोर्टेंस और इसको बता सकते थे, इम्पोर्टेंस बता सकते थे। ठीक है। तो देख लेते हैं इम्पोर्टेंस को भी। तो आप उसमें बता सकते थे कि उसके बाद बताया है कि क्रॉप अडॉप्शन क्या होता है, फसल अनुकूलन किसे कहते हैं। फसल अनुकूलन का मतलब स्टूडेंट होता है कि आपके जो इन्वायरमेंट है, आपका जो वातावरण है, वो फसल के लिए अनुकूल है नहीं है, उसको ही हम उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को ही हम अनुकूलन बोलते हैं। यानी कि आपकी जो फसल है वातावरण के लिए वो अनुकूल हो, यानी कि वातावरण उसके प्रति अनुकूल दे। अगर कोई फसल आप बो रहे हैं, मैंने ये कहा कि मान लो मस्टर्ड बो दी, आपने कहा कि सर पल्स क्रॉप लगा दी, तो पल्स क्रॉप उस क्लाइमेट के लिए, यानी कि वो क्लाइमेट उस फसल के पल्स क्रॉप के लिए सुटेबल होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। बाकी आप देखना चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ थोड़ी सी हेडिंग। तो ये भी वहां पर भी यही लिखा है कि फसल के अनुकूल, यानी कि आपकी जो फसल है, आपकी जो क्रॉप है, उसके लिए वो क्लाइमेट, वो वातावरण अनुकूल होने चाहिए, सुटेबल होने चाहिए। उसी को क्या कहा जाता है, फसल अनुकूलन कहलाता है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है फसल का वितरण होना। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं, बाद आती है अभी लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होते हैं, अब आती है आपके शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये आपसे 10 अंकों का है, ये 200 शब्दों में बताना था। इसमें टी-जेड टेस्ट के बारे में बताना था, राइट अबाउट इट। टी-जेड टेस्ट क्या होता है, इसे टेट्रोडोनम टेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन
टेट्राजोलियम टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग हमारी जो फसलें होती हैं, हमारी जो सीड होती है, सीड ट्रीटमेंट की वेबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। यानी कि आपका सीड जर्मिनेट होगा या नहीं होगा, उसके अंदर जीवन क्षमता है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? टेट्राजोलियम टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ये केमिकल मेथड्स होते हैं। कुछ मैकेनिकल्स मेथड्स भी होते हैं, जैसे अगर आप बात करूं, आपने देखा होगा जो गेहूं होता है, गेहूं को बोने सोविंग से पहले कुछ लोग उसको क्या करते हैं? पानी में कुछ घंटे के लिए रख देते हैं, ताकि उससे क्या हो सके? उसका सीड कोट उसके अंदर, उस सीड के अंदर जर्मिनेशन कैपेसिटी हो सके, और जो खराब सीड होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जो सही सीड हो जाते हैं, यानी कि अच्छी जो सीड होती है, जिनके अंदर सीड वेबिलिटी होती है, वो नीचे बैठ जाती है। इस प्रोसेस को हम मैकेनिकल स्टेटमेंट्स मेथड के नाम से जानते हैं। बट जो टी जेड टेस्ट होता है, ये केमिकल्स मेथड्स होता है। इसमें किसी केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका टेट्राजोलियम क्लोराइड। टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग हम टी जेड टेस्ट में करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा अच्छे से। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 10 अंकों का है, तो इस पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सीड वेबिलिटी है। सीड वेबिलिटी का मतलब होता है सीड वेबिलिटी दैट रेफर टू द कैपेबिलिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेट द प्रोड्यूस ए नॉर्मल सीडलिंग। सीड वेबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपके अंदर सीड के अंदर जो कैपेबिलिटी है, किसके लिए, किस चीज की कैपेबिलिटी होनी चाहिए? जर्मिनेट की होने की, ठीक है, वो, ताकि वो क्या कर सके? नॉर्मल सीडलिंग कर सके, यानी कि बीजू पौधा प्रोड्यूस कर सके। उसको हम क्या बोलते हैं? सीड वेबिलिटी बोलते हैं। हिंदी की बात करें तो सीड वेबिलिटी, बीज की जीवन क्षमता इसको बोलते हैं। यानी कि जब किसी हम बीज की जीवन क्षमता, उसको चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि बीज के अंदर वो कैपेबिलिटी है या नहीं, वो जर्मिनेट होगा या नहीं, उसको जानने के लिए हम उसे क्या बोलते हैं? सीड वायबिलिटी बोलते हैं इसको, सीड वायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। द वायबिलिटी ऑफ द सीड एक्सेस द मेजर ऑफ द हाउ मेनी सीड्स आर अलाउ कुल डेवलप इनटू द प्लांट्स। यानी कितने सीड्स जो होंगे, मान लो आपके पास 10 सीड हैं, हो सकता है कि उनमें से 9 सीड सही हो और एक सीड खराब हो, तो उसको चेक करने के लिए उनमें से कौन सा वो सीड आपके लिए डेड हो सकता है, बेकार हो सकता है, उसको चेक करने के लिए हम सीड वायबिलिटी का प्रयोग करते हैं। यानी कि बीज के अंदर जीवन है या नहीं, उसको चेक करने के लिए सीड वायबिलिटी बोला जाता है। क्या ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया होगा आपकी। किस तरह लूज किया जाता है सीड लूज वायबिलिटी? ड्यू टू द सीड लूज वायबिलिटी टू द वेदर कंडीशन, ठीक है। आप कर सकते हैं ड्रोट के द्वारा, एक्सेस वाटर के द्वारा, मैंने अभी बताया। अगर आप एक्सेस वाटर देते हैं, यानी कि पानी अगर आप डाल देती है, मैंने अभी बताया कि आप जो व्हीट होता है, गेहूं होता है, उसको पानी में भिगो कर रखा जाता है ताकि उसके अंदर वो जर्मिनेशन हो सके, ठीक है। या फिर कुछ जो सीड होते हैं खराब हो, नीचे चले जाए, इस तरह से प्रोसेस किए जाते हैं। ज्यादा टेम्परेचर देने की वजह से भी आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से भी बहुत सारी ये लूज सीड को लूज किया जा सकता है, बाकी आप देख लेना। हम बात कर रहे हैं इसकी सीड वायबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है टेट्राजोलियम टेस्ट। टेट्राजोलियम टेस्ट जो होता है वेरी फास्ट टेस्ट होता है। इसका प्रयोग हम सीड की बहुत ही जल्दी, अगर आपके की वायबिलिटी को चेक करने के लिए, बीज की जीवन क्षमता को चेक करने के लिए, अगर आपको बहुत ही मतलब फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? टेट्राजोलियम टेस्ट का प्रयोग करेंगे। इसमें आप इस तरह का शॉर्ट नोट दे सकते थे, 10 नंबर में था ये क्वेश्चन। टेट्राजोलियम टेस्ट के लिए आप, ये कोई थी जिनका नाम था गैरोज लेकिन 1940, इनका व्यक्ति था। इनका उद्देश्य था रैपिड असेसमेंट वायबिलिटी, यानी कि किसी सीड की वायबिलिटी को रैपिड करना, जल्दी से पता करना। तो ये सब चीजें हैं। प्रिंसिपल है इसके टेट्राजोलियम क्लोराइड के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बट मैं आपको यहाँ पर बात करूंगा इसकी बहुत ही कम समय में आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेथड्स होते हैं बहुत सारे। यहाँ पर ये देख लीजिए आप, ये जो वाइबल सीड है ये एबनॉर्मल है कुछ सीड, और ये डेड सीड है। जो ये डेड सीड है, इनसे पता लग गया है कि इन सीड, ये सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। लेकिन ये जो कलर्स वाले हैं, कलर वाले हैं, जो कलर्ड है, जो ये इनके अंदर वायबिलिटी है। जिसका प्रयोग किया? टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग किया। टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग करने से इन सीड का रंग अगर ऐसा हो जाता है, तो इनके अंदर इवेल्युएशन, इनके अंदर वायबिलिटी है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ क्या कितनी मात्रा लेनी चाहिए। आप इतनी मात्रा ले सकते हैं। कितना पीएच होना चाहिए उसका? 6 से 8 पीएच होना चाहिए। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग इसका आप आंसर दे सकते थे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया था
राइट द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मैन्यूर क्या होते हैं, यानी कि कार्बनिक खाद के बारे में पूछा था। देखो ऑर्गेनिक मैन्यूर की अगर मैन्यूर की बात करें, यानी कि कार्बनिक खाद की अगर बात करें, यानी कि आप एनिमल्स के से जो निकलने वाला वेस्ट मटेरियल्स है उससे बनने वाला जो मैन्यूर होता है उसे ऑर्गेनिक मैन्यूर कहते हैं। जैसे किसी जो कोई वेस्ट आपको बताता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन ये रही। ऑर्गेनिक मैन्यूर से नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज्ड बाय द फार्मर्स इनहेंस द सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक मैन्यूर एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है जो किसान के द्वारा इनहेंस किए जाते हैं, मतलब प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये किसान के द्वारा पैदा किया जा सकता है। बट ये सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि आपके सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का, इनहेंस करने का काम करता है ऑर्गेनिक मैन्यूर। ऑर्गेनिक मैन्यूर मतलब कार्बनिक खाद। ये अब दे आर द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर्स लाइक द फार्म यार्ड मैन्यूर हो सकता है, जिसे FYM कहते हैं, FYM फार्म यार्ड मैन्यूर कहते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पूछ लेते हैं। 0.5 होती है नाइट्रोजन की मात्रा, 0.2 होती है फास्फोरस की मात्रा और 0.5 होती है पोटास की मात्रा। NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। तो ये FYM क्या होता है, फार्म यार्ड मैन्यूर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जैसे आपने दूसरा ग्रीन मैन्यूर का नाम सुना, हरी खाद के बारे में आपने सुना होगा। हरी खाद जो ढांचे वगैरह होता है, सनी वगैरह होता है, आपने देखा होगा कि जो खेत होता है, खेत के समय जो फ्लोरिंग का समय होता है तो उसको वही उसी खेत के अंदर क्या किया जाता है, टिलेज कर दिया जाता है, वो ग्रीन मैन्यूर का काम करते हैं। कंपोस्ट है, कंपोस्ट खाद गोबर की खाद को अगर आप कंपोस्ट खाद के नाम से जानते हैं। कुछ अवशेष है, अगर रेजिड्यूज है, कुछ अवशेष है, वेस्ट वर्मी कंपोस्ट है, जैसे आपका ऑयल केक है, आपका बायोलॉजिकल वेस्ट है, एनिमल बोन्स है, आपका बहुत सारे ये इनका प्रयोग हम किस में करते हैं, आपका ऑर्गेनिक मैन्यूर के अंदर करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आप का इसका आंसर आप देना शुरू कर सकते थे, ये डेफिनेशन लिख सकते और ये इसके बारे में बता सकते थे। उसके बाद यहाँ पर किस किस से बनता है, ये आप मेजर है, इसकी मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर लाइव स्टॉक एंड ह्यूमन वेस्ट से मिलता है। जैसे लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन, जितने भी आपका गोट है, फिशरीज है, आपका गोट है आपका लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में फिशरीज आता है। यह गोट है आपका, ये आपका काऊ है, ये आपका बुफेलो है, इनसे निकलने वाला जो वेस्ट है उससे आप बना सकते हो। गोबर की खाद से बना सकते हैं। पोल्ट्री मैन्यूर आपने देखा होगा, जो मुर्गी पालन है उस ये लाइव स्टॉक इसमें आता है, ऑर्गेनिक खाद में आते हैं। बाय प्रोडक्ट वेस्ट इंडस्ट्रीज है, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल्स निकलता है उससे बना सकते हैं। शुगर फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल उससे ऑर्गेनिक मैन्यूर बना सकते हैं। ऑयल के कैन बायो गैस से निकल जो होता है उससे भी आप बना सकते हैं। ये प्लांट वेस्ट है, प्लांट से निकलने वाला, प्लांट से वेस्ट का मतलब होता है कोई स्टम है, लीफ है, रूट्स है, इससे आप कर सकते हैं। फसल के अवशेष है, जो फसल आप काटते हो उसके जो अवशेष रह जाते हैं स्टूडेंट्स, उससे हो सकता है। अर्बन एंड रूरल वेस्ट, अर्बन या ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल, तो ये सब ये ऑर्गेनिक मैन्यूर में काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते थे। मैं बहुत ही आपका देखो बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप 20% 80-20 वाला फंडा अपना लीजिए जरूर, इसको याद रखिए। आपको 20% पढ़ना है स्टूडेंट, ताकि आपके 80% नंबर आए। आप 80% को नहीं पढ़ना है कि आपके 20% नंबर, 80% आपको पढ़ के 20% नंबर आ गए तो आप क्या फायदा करोगे, नहीं। आप 20% पढ़ो ताकि आपके 80% नंबर आए। तो दूसरा ये है, कुछ डेफिनेशन ये है ऑर्गेनिक मैन्यूर। ऑर्गेनिक मैन्यूर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कंट्रोलिंग बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन या ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। इसमें जैसे आपका FYM की बात मैंने बायोसोलिड्स की बात करी, बॉडी वाइज प्रोडक्ट्स की बात करी, एनिमल्स मैन्युअल्स की बात करी, क्रॉप रेजिड्यूज की बात करी, ये सब वही है जो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ज्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना था, आप इसमें लिख सकते थे शॉर्ट नोट। आपको सही लिखना है स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में सही लिखना है, आपको पेज भरने की जरूरत नहीं है। आपको जो कंटेंट जो सही आता है सही डिफाइन करना है बस, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, पेज कॉपी भरने के चक्कर में आप अपना नुकसान मत करना, ठीक है। जितना आता है केवल उतना ही, जो पूछा गया है उसका आंसर उतना ही वे देना है। आपसे पूछा गया है इसमें डिफरेंस बताना था, इसमें टिलीज और टिल्थ में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही सिंपल है, देखो जो टिलीज होता है, टिलीज क्या होता है, भूपरिष्करण। भूपरिष्करण में क्या किया जाता है, मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मिट्टी को भुरभुरा, मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है हैरो के द्वारा, कल्टीवेटर के द्वारा, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनके द्वारा आप कर सकते हैं। बट टिलेज में एक और काम, एक और डेफिनेशन हो सकती है। टिलेज में मिट्टी को टर्न किया जाता है, द टर्न ऑफ द सोयल बाय प्लो, बाय कल्टीवेटर, बाय हैरो। मिट्टी को पलटने क्या कहलाते हैं, टिलेज कहलाते हैं। बट जो टिल्थ होता है उसमें मिट्टी को पलटा नहीं जाता है। फिजिकल कंडीशन ऑफ जो सोयल की होती है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टिल्ट बोलते हैं। फिजिकल कंडीशन ऑफ सोयल इज कॉल्ड टिल्ट, ठीक है। सॉरी।
तो जो फिजिकल कंडीशन होती है, फिजिकल कंडीशन मतलब होता है जो मिट्टी जिस तरह से दिख रही है वो कंडीशन कैसी है, वो क्या मिट्टी क्या मिट्टी वो बुरबुरी है या नहीं है, जिस तरह से वो मिट्टी दिख रही है, वो ब्लैक है, जो भी उसका जो भी फिजिकल कंडीशन है, भौतिक रूप से जो भी चीजें आपको दिखाई देती है वो उसकी उसे हम क्या बोलते हैं, टिल्ट बोलते हैं। जबकि टिलेज में क्या किया जाता है, टिलेज में मिट्टी को टर्न किया जाता है, मिट्टी को पलटा जाता है, किसके द्वारा, हैरो कल्टीवेटर्स के द्वारा पलटा जाता है, या मिट्टी को बुरबुरा बनाया जाता है, किसके लिए, कि आप सीड सोविंग कर सके, आप सीड बेड तैयार कर सके, आप नर्सरी तैयार कर सके, उसे उस कंडीशन को हम टिलेज बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस आप बता सकते थे। इसका मैंने पीडीएफ पहले ही भेजा था, एक बार आज मैं बोल दूंगा सर को कि वे भेज देंगे, बट मैं इसको आपको पूरा का पूरा डेफिनेशन, देखो लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। टिलेज और टिल्ट में डिफरेंस क्या है, मैंने कहा कि मिट्टी को टर्न करना, मिट्टी को पलटना, किसके द्वारा, हैरो के द्वारा, कल्टीवेटर के द्वारा, जब ये तो होता है टिलेज। बट कि जो टिल्ट होता है वो फिजिकल कंडीशन होती है सोइल की, द फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल इज कॉल्ड टिलेज। जो फिजिकल कंडीशन आपको दिख रही है वो भी सब, इसमें आप 55 लाइनें लिखते तो हो जाता, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टाइप्स ऑफ टिलेज हैं, टिलेज के प्रकार हैं। कन्वेंशनल टिलेज होते हैं और कंजर्वेशन टिलेज होते हैं। जैसे आपका प्राइमरी टिलेज होता है, ये आफ्टर हार्वेस्टिंग किया जाता है। सेकेंडरी टिलेज जो होता है बिफोर द सोविंग किया जाता है। और स्पेशल जो पर्पज टिलेज होते हैं वो किसी ओकेजनल काम पे किया जाता है, यानी कि कोई अलग पर्पज होगा उसके लिए किया जाता है। देखो जो प्राइमरी टिलेज होता है बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप, सेकेंडरी टिलेज होता है बिफोर द सोविंग ऑफ क्रॉप, ठीक है। प्राथमिक भूपरिष्करण, द्वितीय भूपरिष्करण, ठीक है, ये आफ्टर हार्वेस्टिंग किया जाता है। जो सेकेंडरी टिलेज होता है बिफोर द सोविंग, बिफोर द सोविंग ऑफ क्रॉप का मतलब होता है जब आप किसी फसल की बीज संचय तैयार करते हैं, सीड बेड तैयार करते हैं, तो वो सेकेंडरी टिलेज के अंदर आता है, ठीक है। हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ा सा कल्टीवेटर, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है सर प्राइमरी टिलेज में कौन कौन सी इक्विपमेंट आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं। स्टूडेंट अगर मैं एक बात करूं, जो मिट्टी को डीपली टिलेज करता है वो प्राइमरी टिलेज के अंदर आता है। जो मिट्टी को ऊपर से, यानी कि जो अगर डीपली टिलेज नहीं करता, सरफेस से जो मिट्टी को वो करता है, भुरभुरी करते हैं, वो आपका सेकंड टिलेज के अंदर आता है। ये कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उत्तर गलत दे देते हैं, पूछा जाता है इनमें से कौन सा प्राइमरी टिलेज है, तो वो उत्तर गलत लगा देते हैं, सेकेंडरी पे लगा देते हैं। सेकेंडरी पूछते हैं तो प्राइमरी पे आंसर उत्तर लगा देते हैं। बट ये क्वेश्चन का सही आंसर देना ही एक लोगों को दिखता है। बट एक सेकंड, तो अगर आपसे पूछें प्राइमरी टिलेज कौन कौन से हैं, जितने भी प्लो होते हैं, हल जो होते हैं, आपने हल को देखा होगा, प्लो को देखा होगा, वो क्या करता है, डीपली करता है, यानी कि मिट्टी को नीचे से ऊपर लाता है। बट अगर जो आप सेकेंडरी टिलेज में देखेंगे, कल्टीवेटर में देखा होगा, रोटावेटर देखा होगा, डिस्क हैरो देखे होंगे, वो ऊपर से थोड़ा सा ऊपर से आपने देखा होगा। हैरो जो होती है, हैरो ज्यादा वो सरफेस से क्या करती है, टिल्ट मतलब मिट्टी को भुरभुरा करती है, या मिट्टी की भुरभुरी जो कठोर पपड़ी होती है उसको लूज करती है, ताकि उसमें सोविंग किया जा सके। प्राइमरी टिलेज में ये सब चीजें आती हैं, सेकेंडरी टिलेज में ही आते हैं। और स्पेशल टिलेज में होती है जो किसी पर्पज के लिए किया जाता है। जैसे भूमि, आपकी भूमि है, उसको लेवल करना है, तो उसके किसके लिए प्रयोग करेंगे, लेवलिंग का प्रयोग करेंगे, ब्लाइंड टिलेज का प्रयोग करेंगे। ब्लाइंड टिलेज का मतलब होता है जर्मिनेशन से पहले ही हम उसमें क्या कर देते हैं, ये शुगर कैन में होता है, जर्मिनेशन से पहले ही हम उसमें क्या कर देते हैं, टिलेज कर देते हैं। उसे क्या कहा जाता है, बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ टिलेज इज कॉल्ड आपका ब्लाइंड टिलेज, ये शुगर कैन में होता है। क्लीन टिलेज बिल्कुल साफ कर देते हैं। कंटूर टिलेज पहाड़ों पर होता है। विद टिलेज थोड़ा सा नम करते हैं, ठीक है, नम टिलेज मतलब उसके अंदर मॉइस्चर होनी चाहिए। ये सब स्पेशल पर्पज के लिए है, बट ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसमें इस तरह की टिलेज में इतने प्रकार का टिलेज होते हैं, बट टिल्ट में किसी प्रकार का टिल्ट नहीं, मतलब ये प्रकार नहीं होता। इस तरह का आप डिफाइन कर सकते थे। हो सकता था आप एक लाइन बना के इस तरह इधर टिलेज लिख सकते थे, आप इधर टिलेज लिख देंगे और यहाँ पर टिल्ट लिख देते, तब भी आप इसको डिफाइन कर सकते थे। दूसरी बात होता है कन्वेंशनल टिलेज, जैसे आपका नो टिलेज, ठीक है, और मिनिमम टिलेज, मस्ट टिलेज, जीरो टिलेज, स्टिप टिलेज, ये सब कंजर्वेशन टिलेज होते हैं। कंजर्वेशन टिलेज का मतलब ये होता है कि उसको संरक्षण करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि ज्यादा टिलेज करें तब भी नुकसान है, कम टिलेज करें तब भी नुकसान है, तो इस वजह से उसको बचाने के लिए आपकी जो सोयल है, सोयल को कंजर्व करने के लिए इस प्रकार के बनाएंगे। जैसे नो टिलेज का मतलब होता है कि आपने इसको नन टिल बी के नाम से, नो टिल के नाम से भी या नन टिल के नाम से भी बोलते हैं।
नो टिलेज का मतलब होता है टिलेज ना करो, नो टिलेज, नो का मतलब होता है ना, और टिलेज का मतलब होता है भू परिष्कार ना करो। इसका मतलब स्टूडेंट ये होता है कि जब हम बिना टिलेज के मिट्टी को बिना भुरभुरा करे और जब हम सोविंग कर देते हैं, डायरेक्ट सोविंग कर देते हैं खेत के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नो टिलेज बोलते हैं। जैसे आपने मेज देखा होगा, मक्का, मक्का की बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि मक्का क्योंकि बिहार में होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बिहार से जुड़े हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या कहते हैं, आपने कोई खेती, आपने धान उगाया और या आपने गेहूं को उगाया, और गेहूं उगाने के बाद फिर उसमें आपने देखा होगा कि उसमें किसी तरह का हैरो कल्टीवेटर कुछ नहीं करते हैं, पानी दिया जाता है ताकि मिट्टी क्या हो सके, मिट्टी के अंदर मोशन हो सके। उसी पानी के अंदर हम सीड को सोविंग कर देते हैं। जब सीड सोविंग कर देंगे बिना टिलेज के ही, उसी को हम क्या बोलते हैं, नो टिलेज बोलते हैं। जैसे मक्का आपने देखा होगा, मक्का को भी ऐसे बो देते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं मतलब नो टिलेज होते हैं, जिसमें हम किसी भी प्रकार के टिलेज का प्रयोग नहीं करते, किसी भी प्रकार का हैरो कल्टीवेटर का प्रयोग नहीं करते, डायरेक्ट हम सीडलिंग कर देते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं मिनिमम टिलेज का मतलब होता है कम से कम टिलेज करें, यानी कि आप अगर आपको 3 की जरूरत है तो कम से कम 2 टिलेज आप करें, कम से कम। ऐसा नहीं है कि भाई 0 टिलेज, मिनिमम टिलेज करें, ठीक है। डायरेक्ट मल्च टिलेज का मतलब होता है, ये इसके प्रकार होंगे। मल्च, मल्च का मतलब होता है कि भाई किसी चीज मॉइस्चर को कंजर्व करना, बचाना है, मल्च। जीरो का मतलब होता है शून्य, स्टिप का मतलब होता है पट्टियों में टिलेज करना। ये सब अलग अलग फंडे हैं, ये ज्यादा फोकस मत करो, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, नो टिलेज से, मिनिमम टिलेज से पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। बट यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, आप यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई स्टूडेंट मेरे को एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राइमरी का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से, सेकेंडरी का एग्जाम्पल कौन सा है। तो ये भी इसका भी आपको आंसर मिल गया, दोनों में मैंने डिफरेंस आपको बता दिया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। देख रहा हूँ कुछ कभी कोई दिक्कत, अच्छा ठीक है। उसके बाद आपके पास है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके पास 15 का लॉन्ग क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर मैं एग्रोनॉमी में क्या पढ़ूं कि मुझे 30 नंबर मिल जाए 3 क्वेश्चन से, क्या पढ़ूं कि मुझे 30 क्वेश्चन मिल जाए एग्रोनॉमी से, सर 30 मार्क्स मिल जाए, 50 में से 30 मार्क्स 3 क्वेश्चन से अगर कोई मुझसे पूछना चाहेगा तो मैं उसको बता सकता हूँ। एक तो ये न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना होता है साहब कि 1 हेक्टेयर यूरिया है, लिखा भी है नीचे भी होगा, 15 हेक्टेयर गेहूं की फसल है, उसके अंदर यूरिया, डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा की गणना करना है। यूरिया के अंदर आपको पता है यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है, यूरिया में नाइट्रोजन 40% होती है, डीएपी में कितने परसेंट फास्फोरस होती है, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटाश में कितने परसेंट आपका पोटाश होती है। ये सब ये एनपीके की बात कर रहा है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की बात करने की। ये न्यूमेरिकल हर क्लास में कराया जाता है, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी टीचर हो, इस न्यूमेरिकल को कराता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर आप मुझसे ये पूछना चाहोगे कि सर मुझे 3 क्वेश्चन में बता दीजिए जिनके 30 नंबर आ जाए, तो एक तो ये न्यूमेरिकल है 10 नंबर का, एक क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है, सस्य विज्ञान की परिभाषा से क्षेत्र, और तीसरा क्वेश्चन है 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि 1 घंटे में 30 क्वेश्चन में कर लो तो इन तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर दीजिए, 50 में से 30 नंबर आपके हो जाएंगे। मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ बिल्कुल कि भी आपको ऐसे नहीं हो सकता, गलत नहीं, आप ये सब चीजें एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप लोगों को आपके लिए है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया लेकिन हम पास होना चाहते हैं अच्छे से, तो आप 30 मार्क्स बहुत होते हैं, 50 में से अगर आप 30 मार्क्स 3 क्वेश्चन, केवल 3 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, बाकी आपके लिए बोनस का काम करेगी। अगर आप 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपको 10 नंबर और मिल जाए, 5 नंबर और मिल जाए, लेकिन ये इन न्यूमेरिकल में क्वेश्चन करते नहीं है। न्यूमेरिकल में आंसर पूरा 10 के 10 मिलते हैं या फिर 0 मिलता है। ये तो आप पूरा करके आओगे तो 10 नंबर मिलेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है, 40%, तो आपको देनी है 100 किलोग्राम में, तो 100/40 गुना आप क्या कर सकते हो भाई, एक में कितनी मिलेगी, 100 मिलेगी, तो 100/40 वाला फंडा लगा लीजिएगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए बस यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितना होता है, डीएपी के अंदर नाइट्रोजन कितना होता है, और आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश के अंदर पोटाश कितना होता है, इनकी मात्रा जरूर आपको याद होनी चाहिए। होते हैं गूगल पर आप डालिएगा तो आपको इनके सामने पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी कि यूरिया के अंदर कितना परसेंट होता है, डीएपी के अंदर कितना परसेंट होता है। अभी मैंने बताया यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, 40% होती है साहब, अभी तो बताया। डीएपी के अंदर आपको बताया 18% नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस 40% होती है, म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% होती है। तो ये सारी चीजें हैं, एक बार देख लेंगे, हो सकता है
बट ये अगर आप मेरे से कोई पूछना चाहता है कि सर मुझे क्वेश्चन बता दीजिए ताकि मेरे 30 नंबर आ जाए, तो ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट ये रहा, ये क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने ये रहा, और तीसरा क्वेश्चन है छोटे छोटे 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ये छोटे छोटे जो अभी मैंने सबसे पहले डिस्कस किए थे, फसल क्या है, ठीक है, सबसे पहले में जो आते हैं। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप 1 घंटे के अंदर 30 क्वेश्चन आराम से करके आ जाओगे 1 घंटे के अंदर। बाकी 2 घंटे आपके लिए बोनस है, जो लिखोगे आपके लिए प्लस है, बट यहाँ से क्वेश्चन मार्क्स आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन था जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे, ये न्यूमेरिकल है, हर एग्जाम में कराते हैं। अगर हमारा कोई स्टूडेंट है जो हमारी क्लास में पढ़ता है तो वो आ सकते हैं, क्लास में सीख सकते हैं, ठीक है, सर सिखा देंगे, ठीक है, डॉक्टर राजकुमार सर है वहां पर पढ़ाते हैं, तो वो आपको बता देंगे। दूसरी है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बीजों के विषयों की बताइए, डिफरेंट टाइप ऑफ सीड के बारे में बात किया है स्टूडेंट। देखो सीड मैंने आपको पहले ही बताया, सीड क्या होता है, बीज जिसके अंदर जर्मिनेशन कैपेसिटी होती है, जर्मिनेशन क्षमता जिसके अंदर होती है उसे हम सीड कहते हैं। जो जिसमें सीड कोट होते हैं और वो उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो सीड को कोट को क्रैक करे और वो जर्मिनेट हो जाए। बीज के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियर सीड होते हैं, फाउंडेशन सीड होते हैं। अगर आप याद करना चाहते हो तो एक लाइन में मैं आपको बता सकता हूं, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर न्यू फ्यू आरपी सीबी न्यूक्लियर सीड होते हैं, फाउंडेशन सीड होते हैं, रजिस्टर सीड होते हैं और सर्टिफाइड सीड होते हैं। इन प्रकार ये 4 प्रकार के ही सीड होते हैं, इससे अलग कोई सीड नहीं होता। ये सीड के प्रकार है। न्यूक्लियर सीड कौन से होते हैं, फाउंडेशन सीड कौन से होते हैं, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक बीज, फाउंडेशन मतलब आधार बीज, रजिस्टर मतलब पंजीकृत और सर्टिफाइड मतलब प्रमाणित कृत बीज। ये सारे के सारे सीड के प्रकार है स्टूडेंट। अगर इनको आप याद करना चाहते हो तो याद कर लीजिएगा, ये प्रकार आएंगे। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर जो सीड होते हैं उसका टैग कैसे होता है। न्यूक्लियर सीड में येलो वाई का मतलब होता है, येलो कलर का टैग होता है। फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन सीड का टैग व्हाइट कलर का होता है, डब्ल्यू से बन जाता है। और रजिस्टर जो सीड होते हैं उनका मतलब पर्पल होता है, और जो सर्टिफाइड सीड होते हैं उनका टैग होता है ब्लू कलर का। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एन का मतलब होता है न्यूक्लियर सीड, एफ का मतलब होता है फाउंडेशन सीड, आर का मतलब होता है रजिस्टर्ड सीड और सी का मतलब होता है सर्टिफाइड सीड। जो न्यूक्लियर सीड होते हैं उन पर जो टैग होता है येलो कलर का होता है स्टूडेंट, यानी कि जो बैग होते हैं जिनके अंदर में सीड होते हैं ये पीले कलर के टैग के अंदर ही होता है। जो फाउंडेशन सीड होते हैं, आधार सीड जो होते हैं उन पर जो टैग होता है व्हाइट कलर का होता है। जो रजिस्टर्ड सीड होते हैं उन पर जो कलर होता है पर्पल कलर का होता है, और जो सर्टिफाइड सीड होते हैं उन पर ब्लू कलर के टैग होते हैं। टैग का मतलब होता है, मैं बता देता हूँ टैग कैसे दिखते हैं, चलो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये सीड की डेफिनेशन है, आप बीज की परिभाषा यहाँ पर देख सकते हैं। सीड इज द मैच्योर ओवल containing the small plants हो सकते हैं an embryo with enough food start to its development, यानी जैसे वो डेवलप होते हैं तो वो फूड स्टार्ट कर देते हैं। ये परिभाषा है, नहीं तो आप ये परिभाषा देख सकते हैं। यानी कि सीड की बात करें अगर मैं सीड, ये अलग अलग डेफिनेशन है, सीड टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है। ये मैं सीड टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ कि वो सीड किसे कहते हैं, बीज किसे कहेंगे, जिसके अंदर जर्मिनेशन कैपेसिटी होती है, जो अंकुरण करने की जिसके अंदर क्षमता होती है उसे सीड कहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए। इतना मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप इस अंदाजा लगा सके डेफिनेशन का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये मैं कुछ लाया हूँ सीड्स का क्लासिफिकेशन। अभी मैंने बताया था न्यूक्लियर सीड्स, ब्रीडर सीड्स होते हैं। न्यूक्लियर सीड्स में जो स्पेसिफिक टैग होते हैं, बट न्यूक्लियर सीड भी येलो कलर का टैग होता है। कुछ लोग उसको नो स्पेसिफिक टैग बोलते हैं, बट आप न्यूक्लियर सीड में येलो टैग होता है, ध्यान रखिए। एक इसके द्वारा ये एजेंसी है और ये क्लास है और ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है। 3 तरह के यूज होते हैं सीड के अंदर। कुछ न्यूक्लियर जो सीड होते हैं किस एजेंसी के द्वारा बनाए जाते हैं, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कंट्रोल कौन करता है, ये सब चीजें होती है। जो ब्रीडर सीड्स, जो न्यूक्लियर सीड्स होता है उसको ब्रीडर सीड के द्वारा बनाया जा सकता है। जो ब्रीडर सीड्स होते हैं वो किसी सीड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाया जा सकता है। मेंटेन कौन करता है, ब्रीडर सीड मेंटेनिंग द टर्म फील्ड्स, इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें है। फाउंडेशन सीड्स हैं वाइट ट्रैक की, इस तरह के। फाउंडेशन सीड कौन बनाता है, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्री नेशनल सीड। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का नाम आपने सुना होगा, इस पे वैकेंसी भी आती है, एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। इसमें मैंने एक यूट्यूब पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आप इसकी वैकेंसी के बारे में देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये सीड पे ही काम करती है, ठीक है, ये सीड पे ही काम करती है। आप इस पर इसको देख सकते हो।
उसके बाद होता है सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड जो होते हैं ब्लू कलर के टैग होते हैं, ठीक है। जो रजिस्टर्ड सीड होते हैं वही कौन किसको, ये सर्टिफाइड के बाद आपका ट्रूथफुल लेबल लगे होते हैं और फार्मर्स को ही मिलते हैं, ठीक है। ये सब सर्टिफाइड जो सीड होते हैं ये फार्मर्स को शायद डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, देख लेना। ये सब सीड के प्रकार मैंने आपको डिस्कस किए हैं। बाकी आप सब चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है इसके बारे में। फिर भी अगर किसी को इससे कोई किसी तरह का कोई डाउट है किसी को, तो वो मुझे इससे डाउट पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, तो वो इसका डाउट वहां पर क्लियर कर सकता हूँ। सोमिंग ये पूछ रहा है कि जो लाइन सोमिंग होती है बुआई की जो पंक्तियों में जो लाइन सोमिंग होती है, राइट द एडवांटेज ऑफ द लाइन सोमिंग। जब हम किसी सीड को यानी कि किसी फसल में जब हम किसी फसल को बोते हैं वो भी किसके द्वारा, लाइन के द्वारा, जैसे आपका लाइन सोमिंग होती है, उसके क्या एडवांटेज है। ये सीधी सी सिंपल सी बात करो तो ये सीडलिंग की बात कर रहा है। सीडलिंग जो आपने गेहूं देखा होगा लाइन में बोता हुआ, आजकल एक मशीन आती है जो एक लाइन टू लाइन गेहूं को सोविंग करती है, जो वीट सोविंग किया जाते हैं लाइन टू लाइन, उसका लाभ क्या है ये पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आप उसको बता सकते हैं सर, फसल क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ जाती है भाई, लाइन टू लाइन करेंगे और ब्रॉडकास्टिंग में करेंगे तो डिफरेंस होता है। आपने हाथ से छिड़का दिया, यानी ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि ये छिड़कवा विधि है, आपने सीड को बो दिया लेकिन बीज कहाँ गया कहाँ गिरा हो सकता है नहीं जर्मिनेट होगा। लेकिन अगर आप सीड लाइन टू लाइन सोविंग करेंगे तो हर पौधे उस लाइन में पौधा क्या रहेगा, ज्यादा आएंगे, पौधे की संख्या ज्यादा रहेगी और उसमें आपकी जो सीड है वो सीड की बचत भी होगी। इस तरह से आपको बताना था, इसके लाभ बताने थे। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ जाती है सर, फसल की सघनता बढ़ जाती है, बट उस दूसरा आप कह सकते हैं कि सर क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। आपको किसान को सुविधा ही होती है, ठीक है। और सीड खराब, आपको जो बीज है बीज कम लगता है। ये सब चीजें आपको बतानी थी, इसके अंदर एडवांटेज था ये। राइट द डिसएडवांटेज ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग मेथड। अच्छा फिर ये पूछ ले, देखो अभी मैंने ब्रॉडकास्टिंग की बात की थी, इसके हानि बता दी। हानि आप बता सकते थे सर छिड़कवा विधि में सीड ज्यादा लगता है सर, ठीक है। और आप बता सकते थे कि सीड ज्यादा लगता है, और उसके बाद फिर आप कह सकते थे कि फसल जो होती है फसल में सीड ज्यादा लग गया। फिर आप कह सकते थे सर कुछ सीड्स ऐसे होते हैं कहीं पर हमारा खेत जो होता है जो फील्ड है हमारा वो कहीं पर सीड ज्यादा होते हैं कहीं पर कम हो जाते हैं, यहाँ पर वहां पर जो बैलेंस होता है सीड का बैलेंस ग्रोइंग होने का वो सेम नहीं रहता है। कहीं पर ज्यादा सीड आपने देखे होंगे, कोई फील्ड ऐसा होता है कि जहाँ कहीं पर ज्यादा होते हैं और कहीं पर कम होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से उनको बता सकते थे। खरपतवार से होने वाली हानियां मैंने बहुत ही क्लासिफिकेशन फाइल में बताया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन इसका डेफिनेशन सब कुछ। फसल की वृद्धि के विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं, ठीक है। तो आप प्लांट्स ग्रोथ से फैक्टर फैक्टिंग ये हो सकते हैं अगर आप इनको लिखते तो आपके यहाँ पर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। लाइट होता है, अगर लाइट आप प्लांट्स को ज्यादा या कम मिलेगी तब भी वो इफेक्ट करता है उसकी ग्रोथ को। टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर का ज्यादा या कम होना भी, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर ही होना चाहिए। तो टेम्परेचर अगर आप ज्यादा देते हो, तापमान अगर आप ज्यादा रखते हो प्लांट्स के अंदर, तो हो सकता है उसकी ग्रोथ में क्या होगा, इफेक्ट हो सकता है। वाटर की क्वांटिटी अगर आप ज्यादा देते हो तो कम या ज्यादा देने से उसका वाटर बैलेंस जो होता है वो CN कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का रेशियो बिगड़ जाता है, जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स में ज्यादा होता है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो आर्द्रता, अगर आर्द्रता नहीं होगी आपकी प्लांट्स के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर अगर मॉइस्चर नहीं होगी। आर्द्रता क्या होती है स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर होती है या नमी होती है उसे आप क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। गैसेस वगैरह जो होती हैं, गैसेस का कम ज्यादा होना भी वो इफेक्ट करता है। और सबसे मेन फैक्टर होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सबसे मेन फैक्टर्स होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। अगर आप न्यूट्रिएंट्स नहीं दोगे, मैंने भी पहले बताया था इंसेंशनल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अगर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी किसी प्लांट के अंदर होती है तो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, एक बात तो ये ध्यान रखें। तो प्लांट्स ग्रोथ का इफेक्ट ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पर रहता है, अगर आप न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी कर देते हो तो ये सब चीजें हैं। बाकी हो रही हैं, अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा जानना है तो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप थोड़ा सा हो जानना चाहते हैं फैक्टर में ये है, एयर मॉइस्चर कंटेंट है, रेडिएशन है, टेम्परेचर है, सोयल माइक्रोब जो होते हैं ये भी प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, बट यही कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स की आपको वही चीजें थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट को मत पढ़ो, वही चीजें पढ़ो जो उसके काम की है, जो मैंने अभी आपको बताया डिस्कस किया वही इंपॉर्टेंस है आपका फैक्टर प्लांट ग्रोथ में। बट सोयल न्यूट्रिएंट्स की यहाँ पर भी बात की है, सोयल फ्लोरा की बात की है, फ्लोरा एंड फ्यूना की बात की है,
वर्षा की बात करी, प्रिसिपिटेशन की बात होती है, ट्रोपोग्राफी की बात होती है। तो ये सारे के सारे सोयल फैक्टर है। फैक्टर में सोयल इकोसिस्टम एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में प्लांट ग्रोथ का रोल तो रहता ही है, आप लोग सब जानते हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी एक फसल है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैंने भी बताया आपको, ठीक है। और कुछ अगर आप जानना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें फसल की वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में आपका क्लाइमेट्स है, सोयल है, आपका टेम्परेचर है, आपका वेदर है, आपका, ठीक है, वेदर है, और आपका न्यूट्रिएंट्स फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आपका न्यूट्रिएंट्स की अगर आपके प्लांट्स में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ इफेक्ट होगी। ज्यादा मिलना है कम मिलना भी इफेक्ट करता है, लेकिन ये इस बात का ध्यान रखें कि उसको न्यूट्रिएंट के डेफिशिएंसी ना हो। तो ये सब चीजें मैंने डिस्कस किया है। बाकी एक क्वेश्चन और है, ये रहा आपका एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी की परिभाषा दीजिए, इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन ये हर साल पूछा जाता है, ये पिछले साल भी पूछा गया था और अब हर साल पूछा जाता है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसे अच्छे से रट लीजिएगा। डेफिनेशन, सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी, ठीक है, एग्रोनॉमी की डेफिनेशन पूछी है, इसके स्कोप पूछी है, इसका स्कोप के बारे में बात की है, ठीक है। ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। खरपतवार से होने वाली हानियां, बहुत सारी हानियां होती है साहब, बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, प्लांट प्रोडक्शन कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। प्रोडक्शन इसलिए कम हो जाता है, मान लो न्यूट्रिएंट्स एक हिडन हैंगर का नाम सुना होगा आपने, हिडन हैंगर डिफ सिम्टम्स हो जाते हैं। जैसे आपने खरपतवारों से हानियों की बात करें तो मैं बहुत सारे बता सकता हूँ आपको। जैसे कि मान लो क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाना, यानी कि जब आप उसके स्थान पर मान लो अगर कहीं पर धान का पौधा लगाया है या वीट का पौधा लगाया, अगर उस स्थान पर एक वीड हो जाता है तो वो क्या करेगा, वो वाटर भी लेगा, वहां से न्यूट्रिएंट्स भी लेगा, ठीक है। और हो सकता है कि वहां वो प्रोडक्शन भी, वो जहां पर वो वीड होने वाला था, वीड के स्थान पर अगर गेहूं होता तो आपका क्या होता, प्रोडक्शन इंक्रीज होता ना भाई। तो वो आपके प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम ये करता है, सॉरी घटाने का काम करता है, आपके कॉस्ट को बढ़ाने का काम ये करता है, ठीक है। आपका स्पेस ज्यादा घेरता है, ठीक है। सीड में मिक्सिंग होने की संभावना ज्यादा रहती है। कुछ वीड से ऐसे होते हैं कि जो आपकी फसल में मिक्स हो जाते हैं, जिससे आपकी इकोनॉमिक वैल्यू कम हो जाती है, लोग खरीदेंगे नहीं। अगर आप खराब सीड्स अगर उसके साथ में वीड्स भी मिलाकर दोगे तो नहीं खरीदेंगे। तो इससे बहुत सारी हानियां आपको होती है, इसका वर्णन करना था आपको, ठीक है। और क्या रहेगा इसमें, कुछ छोटा तो नहीं है, एक बार देख लेता हूँ बीज के विषय में। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से कर लेना। उसके बाद ये सब चीजें हमने बता दिया आपको। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये टी टेस्ट हो गया, टीजे टेस्ट हो गया, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। हेडक्वार्टर ऑफ आईसीआर नई दिल्ली के अंदर है। त्रिलोचन महापोत्रा ये आईसीआर के डायरेक्टर हैं, जनरल डायरेक्टर ऑफ आईसीआर त्रिलोचन महापोत्रा। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, इस पेपर को मैंने यहाँ पर सोल्व कराया है। बाकी एक क्वेश्चन हो रह गया, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके सामने। ये पूरा भूपरिष्करण का मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको आज। दोनों अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है वो आज आपको पीडीएफ में आपको मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट्स को अलग से चाहिए तो मेरे पास नंबर है मेरा। अगर हमारे स्टूडेंट्स नहीं है, हमारा स्टूडेंट नहीं है, दूसरे किसी कॉलेज से देख रहा है या कहीं से भी देख रहा है, अगर उसको इस तरह के पीडीएफ की जरूरत है तो मेरा आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, एग्री विद कीवर्ड्स पे जाइए, वहां पर एक बैनर है, उस बैनर पे मेरा नंबर लिखा है, आप वहां पर जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप कीजिएगा तो मैं आपको दे दूंगा। बट ये टीलेज की ये है, सब टीलेज है, ये डेफिनेशन भी सब लिखा हुआ है, आप डेफिनेशन देख सकते हैं, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। टिल्थ की परिभाषा भी लिखी हुई है, टिल्थ पर्पज ऑफ टिलेज। ये पूरा डेफिनेशन पूरा डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट्स, पूरा है। उद्देश्य ये रहे, देखो प्रिपरेटरी टिलेज होते हैं आफ्टर कल्टीवेशन, प्राइमरी टिलेज होते हैं, डीप टिलेज मैंने अभी बताया था आपको, सेकेंडरी टिलेज होते हैं, ठीक है। ये सब सोइलिंग होते हैं, ये राउंड टिलेज होते हैं, ठीक है। ये सब जुताई के बाद, जुताई से पहले भी, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। ये सब सोलर है, आपने देखे होंगे इस तरह से, ये ठीक है, इस तरह से आपने देखेंगे। हैरोइंग के बारे में बात आती है, हैरोइंग, प्लैंकिंग के बारे में कुछ, इसमें एक होइंग एक ही आती है, एक आई थिंक आप में इंटरकल्टिवेशन, यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टूडेंट्स 2 नंबर का।
इंटर कल्टीवेशन का मतलब होता है दो फसलों के बीच में जब एक फसल ली जाती है तो उसे इंटर कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मान लो आपने एक फसल यहाँ पर लगा दी, एक फसल यहाँ लगा दी और बीच में अगर आपने कोई फसल ली तो ये आपकी इंटरक्रॉपिंग हो जाती है। आई थिंक आपका मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। आई थिंक आपका मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। आपने गन्ने में गन्ना देखा होगा, आलू आलू कुछ आलू बाहर रह जाते हैं तो दोबारा से आप उसको क्या कहते हैं मिट्टी चढ़ाते हैं, ताकि उससे क्या हो कि वो सोइल के कांटेक्ट में, वो सन के सूर्य के कांटेक्ट में बनाए और जिससे आपके वो आलू हरा ना हो, सोलिनिन वगैरह ना उसके अंदर बने। सोलिनिन एक अल्कलाइड होता है जो जहरीला होता है, हरे आलू नहीं खाने चाहिए। ठीक है, वो बहुत जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। ये सारी क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन दो दो नंबर के आ सकते हैं, ये सब पढ़ लेना स्टूडेंट्स। वीडिंग के बारे में पूछ लेंगे आपसे, वीडिंग क्या है, खरपतवार। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट है। बहुत मिनिमम टिलेज है, मैक्सिमम टिलेज है, सब कुछ पूरा टिलेज है, इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज सब कुछ है इसमें, इस पीडीएफ में। तो आपको मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। बाकी अगर कुछ और दिखता हूँ तो आपके लिए क्रॉपिंग पैटर्न सिस्टम है, क्रॉपिंग सिस्टम्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, दो दो नंबर के बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। फसल प्रणाली, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम्स, ये सब होते हैं। ठीक है, मतलब क्रॉपिंग सिस्टम एक सीक्वेंस होता है क्रॉप का ग्रो करने के लिए आपकी, कि आप अब कौन सी फसल ग्रो करेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम प्लस मैनेजमेंट जो होता है क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। सोलो क्रॉपिंग का मतलब होता है जब आप एक फसल, एक खेती के अंदर एक फसल लेते हो तो उसको सोलो क्रॉपिंग बोलते हैं। मोनोकल्चर मतलब एक वर्ष में एक ही फसल लेना, मोनोकल्चर। मोनोक्रॉपिंग वही सब है। ठीक है, एक निश्चित भूभाग पर एक वर्ष में केवल एक ही फसल को उगाना, पता नहीं हिंदी में भी इंग्लिश में। रिले क्रॉपिंग का मतलब होता है दो फसली की एक विधि है जिसमें एक फसल को दूसरी फसल की कटाई से पहले खड़ी कर ली जाती है, यानी कि द रिले क्रॉपिंग द मेथड्स ऑफ द मल्टीपल क्रॉपिंग वेयर वन क्रॉप इज सीडेड इनटू द सेलिंग। आपकी जो सेकंड क्रॉप है, मान लो आपने दो फसल उगाई, आपने दो फसल ग्रो करी, जो दूसरी फसल से पहले दूसरी फसल से पहले आपको एक फसल बोनी पड़ेगी, बिफोर द हार्वेस्टिंग पड़ी। मान लो अगर आपने कोई फसल बो दी, जैसे लिखा है धान की कटाई से पहले बरसी में मसूर को बोना, क्या कहलाता है, रिले क्रॉपिंग कहलाता है। रिले क्रॉपिंग का मतलब ही यही होता है कि इसमें जो आपकी जो मेन फसलें होती हैं, मेन जो फसल होती है, उसको उसकी हार्वेस्टिंग से पहले अगर आप कोई फसल बो देते हो तो वो रिले क्रॉपिंग कहलाती है। रिले मतलब दौड़ना, दौड़, रेस। एरेबल्स क्रॉप्स, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, टिलेज की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम एरेबल क्रॉप्स कहते हैं। एलिक्रोपिंग्स क्या होती है, एलिक्रोपिंग्स की बात करते हैं, जैसे आपने मान लो मिट्टी के सोइल इरोजन को कम करने के लिए, मिट्टी को कटाव को कम करने के लिए इस प्रकार की फसलें लगाई जाती है एलिक्रोपिंग में। सॉरी एमएनओ फसलें होती हैं जिससे आप पैसा जनरेट करते हैं साहब, मतलब हाँ, रोड की चारों तरफ लगाए जाने वाले फसलें, जीवेन्यू होता है वो। तो एमएनओ फसलें होती है जो रोड के चारों तरफ, रोड साइड में लगाए जाने वाली फसलें होती है, उन्हें एमएनओ फसलें कहते हैं। ठीक है, एमएनओ। कैश क्रॉप वो फसलें होती है जिसको आप बेच के पैसा ले सकते हैं, कैश कर सकते हैं एकदम। ठीक है, उसे कैश क्रॉप बोलते हैं। ये सब लिख लेना, पढ़ लेना बढ़िया से। कैच क्रॉप ऐसी फसलें होती है, देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में भी आता है, बहुत लोग इसे गलत करके आते हैं, पता नहीं गलत क्यों करते हैं, समझ में नहीं आता। कैच क्रॉप का मतलब होता है पकड़ना, कैच और कैश। कैश क्रॉप ऐसी फसलें होती है जिसको आप बेच के एकदम से आप पैसा ले सकते हो, उसे कैश क्रॉप बोल सकते हैं। जैसे आपका कपास है, गन्ना है, गन्ना आपने खेत में क्या किया, मान लो आपको पैसे की जरूरत है तो आपने गन्ने को छीला, मतलब गन्ने को छीला और उठा के उसमें आपने जो मिल्स वगैरह होते हैं, शुगर कैन मिल्स, जाके बेच दिया, आपको पैसे मिल गया, वो क्या हो गया, कैश हो गया। तंबाकू है, कपास है, कपास को वोट किया, कपास को में वो किया आपने, उठा के वो बेच दिया मार्केट्स में जाके, आपको पैसे मिल गया। आपको कम से कम प्रोसेसिंग की आवश्यकता पड़े, यानी कि कैश क्रॉप ऐसी फसलें होती है जिसमें कम से कम प्रोसेसिंग की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम कैश क्रॉप बोलते हैं। और एकदम जिससे हम पैसा कैश ले सके, ऑन द सेल, आप सेल करके आप पैसा ले सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, उसे कैश क्रॉप बोलते हैं। और कैश क्रॉप में फसलें होती हैं पकड़ फसल, लगाओ हिंदी में क्या लिखा है, पकड़ फसल। कैच का मतलब होते हैं ऐसी फसलें, जबकि हिंदी में कैच ही लिखा जाता है, बट ठीक है, पकड़ फसल हिंदी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे। मान लो कैच फसल क्रॉप का मतलब होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, देखो आपने नाम सुना होगा, एक बीटी कॉटन का नाम सुना होगा, बैसिलस thuringiensis कॉटन, बीटी कॉटन।
ये क्या काम करता है, बीटी कॉटन में एक एक बोम लगता है, कीड़ा लगता है, ठीक है। और जब बीटी कॉटन में कोई कीड़ा लगता है तो आप मान लो क्या करते हो, उसके चारों तरफ मान लो दूसरी, अगर देखो यहाँ पर लिखा भी है, दीज आर द ग्रोवर substitute for the main crop that has fallen on the account of the unfavorable condition. They are the very short duration quick early harvesting होगा। अच्छा ठीक है, समझ गया। कैच करो का मतलब होता है, मान लो आपने कोई दो फसल, एक फसल लगाई, एक फसल से आपको क्या हो गई, आपकी फसल फेल हो गई, मान लो कोई फसल आपने फेल हो गई, आपकी फेलिड हो गई फसल, लेकिन आपको शॉर्ट ड्यूरेशन की, कम अवधि की एक ऐसी फसल लगानी है जिससे आपका जो जो नुकसान हुआ है उसको पकड़ सके, उसको रिकवर कर सके, उसे बोलते हैं कैच क्रॉप। ऐसी फसलें उन मुख्य फसलों के विकल्प के रूप में उगाई जाती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण विफल हो जाती है। मान लो आपने क्या किया, मान लो आपने धान लगा दिया, वीट लगा दिया, तो हो सकता है कि वो खराब हो जाए या कोई बीमारी आ जाए उसमें, ठीक है। तो आप कुछ उसी समय की, यानी कि कुछ समय शॉर्ट ड्यूरेशन वाली, कम अवधि की ऐसी फसल लगाएंगे जो आपका गेहूं का जो नुकसान हुआ है उसको कवर कर सके, उसे बोला जाता है कैच क्रॉप। एक होती है ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप का मतलब होता है पकड़ना, ट्रैप करना। ट्रैप का मतलब होता है मान लो जाल बिछाना। एक आपने नाम भी सुना होगा, द ट्रैप, सनी देओल की मूवी है द ट्रैप। उसमें क्या होता है कि मान लो जाल बिछाया जाता है कि सनी देओल को कैसे पकड़े। ऐसे क्या होता है कि जो कॉटन होता है, जो कपास होता है, उसके चारों तरफ क्या लगा देते हैं, भिंडी लगा देते हैं, क्योंकि कपास की फैमिली से है, मालवेसी फैमिली से है। और जो ओकरा है वो किस फैमिली से है, वो भी मालवेसी फैमिली से है स्टूडेंट्स। तो दोनों पर फ्लावरिंग कैसे आएंगे, बिल्कुल व्हाइट कलर के आएंगे साहब। तो जो कॉटन बग है, जो कीड़ा है जो कॉटन में लगने वाला है, मान लो इस एक फील्ड है और इस फील्ड में आपने कपास लगा रखा है, यहाँ पर कपास लगा रखा है, इसके चारों तरफ एक प्लांट्स इस तरह आप यहाँ पर लगा दोगे भिंडी का, ताकि जो बग है वो डिस्ट्रैक्ट हो सके, वो कीड़ा ये समझे, भिंडी को क्या समझे, वो कपास समझे कि यार ये तो कपास की फसल है, चलो मैं इसी पे बैठ जाता हूं। तो आपकी जो आपने क्या किया, ट्रैप बिछाया, आपने एक जाल बिछाया, किसको पकड़ने के लिए, बग, कीड़े को पकड़ने के लिए। किसको, कॉटन का एक बग होता है, कॉटन बग जिसको हम बोलते हैं, उसको पकड़ने के लिए आपने एक जाल बिछाया, उसमें कपास के चारों तरफ आपने कोई भिंडी की फसल लगा दी। इससे क्या होगा कि जो कपास पे जाने वाला जो कीड़ा था या बग था, वो कहां पर जाएगा, भिंडी पर जाएगा। यानी कि कपास से आपने ट्रैक कर दिया, उसको ट्रैप कर दिया, जाल बिछा दिया, तो उससे क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। किसका नुकसान हो जाएगा, अब भाई कपास का तो नुकसान होना था ना पूरी फसल का, लेकिन वहां पर जो फसलें आपने लगाई है, जो आपने कपास की जो सॉरी जो भिंडी की जो फसल लगाई है ओकरा की, उसको क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं आप। ऐसे होगा कहीं ना कहीं कवर क्रॉप, मल्च क्रॉप, ये सोयल मॉइस्चर को करने के लिए किया जाता है। मान लो इसमें ऐसी फसलें लगाई जाती है जो सोयल मॉइस्चर को कम किया जा सकते हैं, यानी कि सोयल मॉइस्चर, जैसे कि मान लो आपने कहा कि सर हमारा तो जो सोयल इरोजन ज्यादा होता है, तो सोयल इरोजन के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर जो कवर क्रॉप्स होती है, जो भूमि के ऊपर जो फैलने वाली जो फसलें होती हैं, उनको आप लगा सकते हैं। जैसे लोबिया है, अगर आप लोबिया की बात करें, काउपी की बात करें, तो काउपी एक ऐसी फसलें होती है जो पूरी भूमि को घेरे रखती है, उसमें क्या नहीं होता है, सोयल इरोजन कमी होता है बहुत। सहायक फसलें होती है, पूरक फसलें होती है, एक के बाद दूसरी फसलें एक दूसरे को जो लाभ पहुंचाती है उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप बोलते हैं। ऐसी फसलें लगाओ जो एक दूसरे को क्या करेंगी, लाभ पहुंचाएंगी। किस तरह लाभ पहुंचा सकते हैं साहब, न्यूट्रिएंट्स को लाभ पहुंचा सकती है। एक फसल दूसरी फसल को न्यूट्रिएंट दे सकती है, इस तरह की से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ले क्रॉपिंग क्या होती है, जो चारे के लिए उगाई जाने वाली होती है, किसके लिए, भाई पशु के लिए। आपके पास लाइव स्टॉक प्रोडक्शन जैसे बरसीम है, मस्टर्ड है, ये आपके लिए ले क्रॉप हो सकती है। बरसीम आप कह सकते हैं, बरसीम ज्यादा सुटेबल है। नर्स क्रॉप क्या होती है, वही जो नूरिशमेंट करने का काम करती है, न्यूट्रिएंट देने का काम करती है, वो नर्स क्रॉप होती है। ये सब आप देख लीजिए, स्कीप क्रॉपिंग, स्मूथ क्रॉप होती है, ठीक है। ट्रैप क्रॉप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा ट्रैप क्रॉप। कीटों को आकर्षित करने के लिए खेत की सीमा पर उगाई जाती है, मिट्टी को से पैदा होने वाले हानिकारक जैविक एजेंट जैसे परजीवों, खरपतवार जैसे, और बीच खरपतवार होता है, उसको इस तरह से है स्टूडेंट्स। ट्रैप मैंने आपको बता दिया। साइलेज क्या होता है, साइलेज में क्या किया जाता है, साइलेज जो होता है ये
प्रिजर्व करने के लिए गड्ढे होते हैं, हमने गड्ढे में क्या कर देती हैं, आपने देखा होगा, आपने बरसीम वगैरह या जैसे आपका लोबिया वगैरह उसको क्या कर देते हैं, गड्ढे में एक गड्ढा बनाते हैं, उसमें सड़ाया गलाया जाता है, ताकि जब जब आपके पास किसकी कमी हो, जब आपके पास न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, तब उस समय आप उसका उसका प्रयोग साइलेज का प्रयोग कर सकते हैं। हे और साइलेज में एक डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से, जो आपका हे होता है उसमें ग्रीन मैन्यूर का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो साइलेज होता है उसमें आपका जो ड्राई होता है सूखे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें जो साइलेज में होता है उसमें क्या किया जाता है, चॉपर बनाए जाते हैं, टुकड़े किए जाते हैं, बट ग्रीन जो हे होती है, हे में इस तरह के टुकड़े वगैरह नहीं, यानी काटा उसको नहीं जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मिक्सड फार्मिंग क्या होती है सब, मिक्सड फार्मिंग का मतलब होता है खेत के साथ साथ आप पशुपालन भी अगर आप करते हैं तो मिक्सड फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। क्रॉप रोटेशन क्या होते हैं, क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है जहां पर लैंड फिक्स होती है बट क्रॉप को घुमाया जाता है। द क्रॉप इज ए फिक्स, द लैंड इज ए फिक्स बट क्रॉप इज रोटेटेड। जहां पर भूमि क्या होती है, आपकी निश्चित होती है और फसलों को घुमाया जाता है, उसे फसल चक्र कहते हैं। लैटूनिंग क्रॉप में फसलें होती है, जैसे पिछली फसल की दूसरी फसल उग गई, जैसे गन्ना है, गन्ना आप लगाओगे तो गन्ने के बराबर साइड से, ये पर मान लो शुगर कैन है तो यहाँ से एक प्लांट निकलेगा, अगर आपने इसको कट कर दिया तो इससे बन जाएगा, फिर दोबारा निकलेगा। यानी कि लैटूनिंग क्रॉप का मतलब होता है एक फसल पिछली फसल से दूसरी फसल को उगाना, जैसे पेड़ी कहते हैं, पेड़ी। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है दो से अधिक फसलों को ग्रो करना, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाते हैं। इंटरक्रॉपिंग मैंने बता दिया, दो फसलों के बीच में फसल को बोना, सीक्वेंस में फसलों को बोना। मिक्सड क्रॉपिंग क्या होती है भाई, आपने मिक्सड क्रॉपिंग में क्या किया, विदाउट किसी रो के अगर आपने बो दिया किसी फसलों को तो वो मिक्सड क्रॉपिंग कहलाता है। देखो, एक होता है मिक्सड फार्मिंग, एक होता है मिक्सड क्रॉपिंग, एक होता है इंटरक्रॉपिंग। मिक्सड फार्मिंग में क्या होता है कि फसलों आपने धान के साथ साथ यानी फार्म के साथ साथ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, आप दूध डेयरी भी खोल रहे हैं, तब भी आपका मिक्सड फार्मिंग होता है। और मिक्सड क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब आप बिना किसी विदाउट एनी रो के आपने गेहूं को और सरसों को मिलाकर बो दिया तो आपके लिए मिक्सड क्रॉपिंग हो जाती है। बात समझ में आई, ये होता है, ये आपका मिक्सड क्रॉपिंग होता है। ठीक है, मिक्सड फसलें। इंटरक्रॉपिंग होता है दो फसलों के बीच में फसल को लेना। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती करना। ऑर्गेनिक मतलब बिना किसी फर्टिलाइजर्स के, विदाउट ऐसे फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स का, बिना केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करके जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो वो जैविक खेती के अंतर्गत आती है। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग आप सभी जानते हो, भाई पानी में खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हवा में, एयर में खेती करना एरोपोनिक्स कहलाता है। ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के सामने, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इनसे क्वेश्चन दो नंबर की यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है आप लोगों को। तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के नंबर अच्छे आए। ठीक है, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको इसका वीडियो का फायदा हो। एक बात और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखो अगर आप ये चाहते हो कि नंबर थोड़ा कम पढ़ के नंबर ज्यादा ला सके तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा, क्वेश्चन को ट्रैक करना पड़ेगा, कि ऐसे टैकल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सभी सिलेबस पूरा कर लेंगे, सभी सिलेबस पूरा करना कंफर्म वो बिल्कुल निश्चित नहीं है कि पूरा एक A to Z चीजें पढ़ सके, नहीं, लेकिन कुछ चीजों को आपको क्या करना है, कुछ चीजों को आपको हो सकता है कि आपको उनमें से आपको निकाल के हम कुछ आपको बताए। ठीक है, बट यही है कि अगर आप इन्हें अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, इसका मैं PDF आपको दे दूंगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको मैं थोड़ा सा और कुछ बता सकूं, बट दो और मॉडल पेपर आएंगे, मैं उनको भी आप सोल्व कर लेंगे तो एग्रोनॉमी का जो आपका पेपर है वो अच्छे से हो जाएगा और बढ़िया अच्छे से। तो मैं आप लोगों के लिए यही कोशिश कर रहा हूँ, और सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर देखें। इन वीडियो को देखने से आपको मतलब बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है कि आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाए। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ये आपके लिए बनाया गया है और आप इसे जरूर देखें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आपको हमारे कंटेंट में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगती है, यानी कि अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और ये PDF का लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगर किसी को अलग से PDF चाहिए, कोई हमारा स्टूडेंट्स नहीं है, बाहर से है, तो वो हमारा एक एग्री विद कीवर्ड्स चैनल्स है, जिस चैनल पर आप देख रहे हैं वहां पर टैग कीजिएगा तो ऊपर ही बैनर है जहां पर पीछे उस मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप अपना व्हाट्सअप कीजिएगा, नाम और कहाँ से हो आप, तो मैं उसको वहां पर PDF प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बनाया हुआ है
और आज के लिए इतना ही है, ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं फिर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।